Hello, my dear students. You all are most welcome in this channel Bio for You. तो कैसे हैं आप लोग? ऑल गोइंग वेल? चलिए कोई ना, मस्ती के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी ज़रूरी है। अभी छुट्टियां चल रही हैं तो थोड़ी पढ़ाई करनी भी ज़रूरी है। ओके, तो जैसा आप लोग पढ़े हैं अभी लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसा कि अभी नर्वस सिस्टम का सीरीज चल रहा है यहाँ पे, यानी कि 4-5 लेक्चर आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आज ये 6th लेक्चर है, तो इसमें मैं मेनली आज डिस्कस करूँगी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड कि ये क्या होते हैं। तो आज हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं कि ये स्टिमुलस क्या होता है, नर्व इम्पल्स क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है और पोलराइजेशन क्या होता है। इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टिमुलस का क्या मतलब होता है? अगर मैं कहूँ स्टिमुलस, तो आप स्टिमुलस मीन्स क्या समझते हो? किस जानवर का नाम है ये स्टिमुलस? बताइए। चलो बता दो, किसी बर्ड का नाम है या किसी एनिमल का नाम है? स्टिमुलस किसको बोलते हैं? ना तो ये कोई बर्ड है और ना ही ये कोई एनिमल है। स्टिमुलस कोई भी चेंज, एनी चेंज दैट कॉज द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स या कह ले इलेक्ट्रिक सिग्नल। यानी हिंदी में कहें तो स्टिमुलस का मतलब होता है आपके अंदरूनी या बाहरी वातावरण में कोई भी ऐसा पार्टिकुलर चेंज, कोई भी चेंज जिससे आपके अंदर, आपके ब्रेन में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसके प्रति कुछ रिस्पॉन्स का फॉर्मेशन हो, जनरेशन हो, और उस जनरेशन के फलस्वरूप, उस रिस्पॉन्स के फलस्वरूप क्या बनते हो? इलेक्ट्रिक सिग्नल बनते हो। इलेक्ट्रिक सिग्नल का जनरेशन होता हो, नर्व इम्पल्सेस का जनरेशन होता है, या कह ले एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो, उसी को हम बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है, यानी स्टिमुलस क्या है? तो वह चेंज, चाहे वो आपके शरीर के अंदर हो रहा हो या बाहरी वातावरण में हो, वो चेंज जिसकी वजह से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ रिस्पॉन्स जनरेट हो रहे हों कि उस स्टिमुलस के प्रति आपको क्या एक्शन लेना है, क्या करना है, उसी को हम बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है, यानी जो भी चेंज हो रहा है उस चेंज के प्रति आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी रेस्पॉन्स जनरेट होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में, उसी को हम बोलते हैं स्टिमुलस। यानी कि जो चेंज है, तो इसको आप लिख सकते हैं चेंज। सिंगल वर्ड में आप बता सकते हैं कि कोई भी चेंज जिसकी वजह से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ रेस्पॉन्स डेवलप होते हैं, जनरेट होते हैं, उसी चेंजेस को हम बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है, अब आइए नर्व इम्पल्स। तो देखा जाए तो ये नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल दोनों का मीनिंग सेम है, बस नाम अलग अलग है ना। चाहे आप नर्व इम्पल्स बोलिए या एक्शन पोटेंशियल बोलिए। तो नर्व इम्पल्स बोलने का मतलब ये है कि किसी भी चेंज की वजह से, कोई भी अंदरूनी या बाहरी चेंज हो रहा है, उस चेंज की वजह से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उस चेंज के प्रति कुछ रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं कि जो चेंज हुआ है उसके प्रति हमें क्या एक्शन लेना है। यानी जो स्टिमुलस हमने रिसीव किया है उसके प्रति किस तरह का एक्शन लेना है, क्या करना है। तो जो एक्शन लेने वाला रिस्पॉन्स जनरेट होता है, वो रिस्पॉन्स किस फॉर्म में जनरेट होता है? तो कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जनरेट होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। उसी को, वही जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो जनरेट हुआ है किसी स्टिमुलस की वजह से, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम नाम देते हैं नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल। समझ में आया? यानी सिंपल शब्दों में कहें तो किसी स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं, जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल का फॉर्मेशन होता है, उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स
या एक्शन पोटेंशियल। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? अब आइए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन क्या होता है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन का मतलब होता है, अभी इसको फर्दर मैं स्ट्रक्चर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन टर्म समझ लीजिए। रेस्टिंग मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स हैं, उसका जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, एक्सोन पार्ट का जो मेम्ब्रेन है जिसको हम एक्सोलीमा बोलते हैं, वो जब तक स्टिमुलस रिसीव नहीं किया है, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, वो जिस कंडीशन में है, जिस बाय डिफॉल्ट कंडीशन में है, उसी कंडीशन को, उस कंडीशन को, तो उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन। यानी जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में जो एक्सोन पार्ट होता है, एक्सोन पार्ट में जो उसका एक्सोलीमा होता है, एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन की जो बाय डिफॉल्ट, मतलब पहले से वो जिस कंडीशन में है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन। यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन ये बताता है कि अभी एक्सोन कोई स्टिमुलस रिसीव नहीं किया है, वो बाय डिफॉल्ट अपने रेस्टिंग स्टेट में है, जिस स्टेट में वो अपने आप को हमेशा रखता है, वो उस स्टेट में एज सच है। अंदर का मतलब इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो ओरिजिनली जैसे रहता है वैसे ही है, बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो जैसे पहले जैसा था वैसे ही है। यानी अभी विदाउट रिसीविंग एनी स्टिमुलस, the actual condition of axonal membrane is called as resting membrane. Okay? दूसरा, resting membrane potential। तो जब जो एक्सोनल पार्ट है नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन का जो एक्सोनल पार्ट है, उसने जब तक किसी स्टिमुलस को रिसीव नहीं किया है, उस कंडीशन में जो सेल के अंदर का, उस एक्सोनल पार्ट के अंदर का जो पोटेंशियल है, जो है वो क्या है, कितना है, उसी को हम नाम देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है? तो चूंकि एक्सोन्स में, एक्सोन का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, सेल जो एक्सोनल पार्ट है, उसमें जो अंदर में उसके इंटरनल पार्ट में कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ आयंस उसके बाहर प्रेजेंट होते हैं। तो उस आयन के प्रेजेंस की वजह से अंदर बाहर कुछ चार्जेस डेवलप होते हैं, कुछ चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्जेस का फॉर्मेशन होता है। तो उसकी वजह से दोनों तरफ कुछ पोल्स डेवलप हो जाते हैं। उसी पोल्स के डेवलपमेंट को, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। ओके, आई थिंक ये टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए पहले अब डिस्कस करते हैं, हम लोग मेनली थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को या पोलराइजेशन को, कि ये क्या होता है, क्योंकि इसी के बाद जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल का प्रोसेस हमें पढ़ना है। तो पहले हम ये समझ लें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, तभी हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि जब एक्सोन्स जो होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जब रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तब उनका इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा होता है, और जब वो कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं या किसी नर्व इम्पल्स को जनरेट कर रहे हैं किसी स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद, तब उनके इंटरनल इन्वायरमेंट का क्या कंडीशन रहता है, तभी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए चलिए हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है या पोलराइजेशन का कंडीशन क्या होता है। ठीक है, तो आइए अब डिस्कस करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन या पोलराइज्ड मेम्ब्रेन के बारे में कि ये क्या होता है। और इस सिचुएशन में जब रेस्टिंग कंडीशन में एक्सोनल मेम्ब्रेन रहता है, एक्सोन रहता है यानी न्यूरॉन रहता है, तो उसमें उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा होता है। ठीक है, तो ये हमने लिया है एक्सोनल पार्ट, न्यूरॉन का एक्सोनल पार्ट लिया है हमने। ये जो ब्लैक कलर से हमने दिखाया हुआ है ये है एक्सोलीमा, यानी एक्सोन का जो मेम्ब्रेन होता है, आउटर कवरिंग जो होती है एक्सोनल मेम्ब्रेन, वो है। ठीक है, और इस पे हमने कुछ पंप्स एंड चैनल्स को रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो चैनल्स एंड पंप्स हैं ये सिर्फ ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, ऊपरी लेयर पे ही प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन के अपर लेयर पे ही प्रेजेंट होता है।
ये जो लोअर मेम्ब्रेन होता है उस पे भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो चार्जेस हमने दिखाया, ये चार्जेस ऊपर नीचे दोनों होता है। ऐसे नहीं है कि एक तरफ चैनल्स एंड पंप्स प्रेजेंट रहेंगे और एक तरफ चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे चूँकि स्पेस कम है इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करके दिखाया हुआ है। अदरवाइज जो मेम्ब्रेन है उस पे चार्जेस भी प्रेजेंट होते हैं और उस पे ये डिफरेंट चैनल्स एंड पंप्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो सेल है तो सेल के बाहर भी कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं और सेल के अंदर भी कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है यानी एक्सोन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम नाम देते हैं एक्सोप्लाज्म, या उसको कह ले इंट्रासेलुलर फ्लूइड, शॉर्ट फॉर्म में ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसका नाम देते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या ECF, या इसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, अब देखते हैं, क्योंकि ये जो अंदर का एरिया है ना, जो एक्सोप्लाज्म वाला हिस्सा है, इसमें कुछ क्योंकि आयंस तो अंदर एंड बाहर दोनों प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। तो जो इंटरनली जो आयंस प्रेजेंट होते हैं या इंटरनली क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम देखते हैं कि जो एक्सोप्लाज्म का एरिया है इसमें अनायंस ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ कैटायंस। यानी अगर देखा जाए कि अनायंस ज़्यादा प्रेजेंट है या कैटायंस ज़्यादा प्रेजेंट है, तो जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है एक्सोन का या जो एक्सोप्लाज्म है, उसमें अनायंस ज़्यादा होते हैं, कैटायंस कम होते हैं। अनायंस मीन्स क्या, कैटायंस मीन्स क्या? कैटायंस में आप ये जितने भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ऑल दिस कम अंडर कैटायंस। इन सभी को हम क्या बोल सकते हैं? कैटायंस बोल सकते हैं, इनको हम कैटायन बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें इंट्रासेलुलर फ्लूइड में तो अनायंस ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो हैं वो ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा अमाउंट में इंट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। तो अब इतने सारे कैटायंस में अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में किस कैटायन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है? तो इसमें हम मेनली दो का कंपेयर करते हैं, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का। तो जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम होता है। जबकि हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की अगर बात करें तो यहाँ पे कैटायंस ज़्यादा होते हैं, यानी ये जो आयंस प्रेजेंट है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये सारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा इनका कंसंट्रेशन होता है अनायंस की अपेक्षा। यानी अनायंस यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम देखें तो निगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन लेस या नेग्लिजिबल होता है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका मिलता है? तो कैटायंस का मिलता है। कैटायंस में भी जो सोडियम आयन है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें पोटेशियम आयन से। तो पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम होता है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में इसका कंसंट्रेशन कम होता है। ओके, तो यही रीज़न होता है क्योंकि यहाँ पे अनायंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और ये जो अनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होते हैं। इसकी वजह से जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड का एनवायरनमेंट है, एक्सोप्लाज्म का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा रहता है? नेगेटिवली चार्ज्ड रहता है। इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो नेगेटिवली चार्ज्ड रहते हैं और इसी नेगेटिवली चार्ज्ड का जो वैल्यू होता है वो हम -70 मिली वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी नेगेटिवली चार्ज वैल्यू को हम नाम देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कहने का मतलब कि जब हमारा एक्सोलिमा यानी एक्सोनल मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो इसमें क्या होता है, उसके अंदर जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसमें अनायंस ज़्यादा होते हैं और अनायंस ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? तो चूँकि अनायंस में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स का जो कंसंट्रेशन होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में वो ज़्यादा होता है। इस वजह से जो अंदर का इन्वायरमेंट रहता है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है और इसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं ये डिफरेंट चैनल्स। अब आइए
डिस्क्राइब करते हैं ये जो डिफरेंट चैनल्स हैं इनके बारे में कि ये क्या होते हैं और किस तरह के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। लीकी चैनल्स वो होते हैं जो किसी भी कंडीशन में अपना सेम काम परफॉर्म करते रहते हैं, सेम काम करते रहते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कुछ लीकी चैनल्स प्रेजेंट हैं, सोडियम आयन लीकी चैनल है, पोटेशियम आयन लीकी चैनल है, तो जब हमारा सेल मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन में है, यानी अभी इसने किसी भी स्टिमुलस को रिसीव नहीं किया है, तब ये हमेशा जो सोडियम आयन चैनल है लीकी चैनल, ये हमेशा सोडियम आयन को इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में भेजने का काम करता है, बाहर से अंदर की तरफ भेजने का काम करता है। क्यों? क्योंकि बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और अंदर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम होता है। तो ये जो जितने भी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन पे, वो सब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करते हैं। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलने का मतलब ये होता है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो जिस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उधर से ये आयन्स को लेते हैं और जिस तरफ उस आयन का कंसंट्रेशन कम रहता है उधर उस आयन को लाके रख देते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं। ओके, तो चूंकि हम जानते हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, यहाँ पे सोडियम आयन का कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम है और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये जो लीकी चैनल्स हैं ये क्या करते हैं कि सोडियम आयन को बाहर, चूंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो बाहर से सोडियम आयन को लेके इंट्रासेलुलर फ्लूइड में इनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनको भेजते हैं। और चूंकि अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पोटेशियम आयन को लेके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कम होता है। तो ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करते हैं। ठीक है, तो ये कब, ये तो हो गया जब ये रेस्टिंग मोड में है, अभी इसने किसी भी स्टिमुलस को रिसीव नहीं किया है तब। लेकिन जब ये अगर किसी स्टिमुलस को रिसीव कर भी लेता है, न्यूरॉन किसी स्टिमुलस को रिसीव कर भी लेता है, उस कंडीशन में भी इसके काम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जैसा काम स्टिमुलस रिसीव करने के पहले कर रहा था, यानी रेस्टिंग कंडीशन में कर रहा था, अभी भी सेम काम को जब ये स्टिमुलस को रिसीव करेगा तब भी ये उसी तरह के काम को परफॉर्म करेगा, यानी कि सोडियम आयन को अंदर लाएगा और पोटेशियम आयन को बाहर भेजेगा। इसके काम पे किसी स्टिमुलस के आने या जाने से या नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एज यूजुअल अपना काम करते रहता है। ओके, इसके काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है, चाहे स्टिमुलस आए या स्टिमुलस ना आए या स्टिमुलस आके चला जाए। ओके, अब ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं इनके काम पे ज़रूर इफेक्ट पड़ता है, यानी जब न्यूरॉन्स रेस्टिंग कंडीशन में होता है तब ये जो भी वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं ये क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओपन तभी होते हैं जब ये किसी स्पेसिफिक वोल्टेज को अचीव करते हैं। यानी अगर सपोज ये सोडियम आयन है, ये अभी ओपन नहीं होगा। ये कब ओपन होगा? जब कोई स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस को जैसे ही ये न्यूरॉन, ये जो एक्सोनल पार्ट है, एक्सोनल मेम्ब्रेन है, जैसे ही उस स्टिमुलस को रिसीव करेगा, उसके रिसीव करते ही इनके इस आयन के ओपनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके जैसे ही स्टिमुलस को रिसीव करेगा इसके कंडीशन में डिफरेंसेस आ जाएगा और उसकी वजह से फर्दर जो अंदर का एनवायरनमेंट है, वोल्टेज है, वो चेंज हो जाएगा और उस वोल्टेज के चेंज होने की वजह से ये सोडियम आयन वाला जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया वोल्टेज गेटेड चैनल्स। कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो होते हैं वो किसी खास कंडीशन में ही ओपन होते हैं, जब इसको कोई स्पेसिफिक वोल्टेज मिलता है तभी ये चैनल्स ओपन होते हैं, अदरवाइज ये हमेशा बंद रहते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं रेस्टिंग कंडीशन की, तो रेस्टिंग कंडीशन में यानी जब ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में यानी इस कंडीशन में जब मेम्ब्रेन ने कोई स्टिमुलस रिसीव नहीं किया है, इस कंडीशन में ये जो भी वोल्टेज गेटेड चैनल्स है ये हमेशा बंद रहते हैं। ओके, काम कौन करते रहता है? तो ये लीकी चैनल्स काम करते रहते हैं। अच्छा, ये जो आयंस का इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स हो रहा है, यानी सोडियम आयन अंदर आ रहा है, पोटेशियम आयन बाहर जा रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब होने का रीज़न क्या है?
तो सेल चूंकि कोशिश करता है कि अपने आप को इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन करके रखे, लेकिन चूंकि हम लोग लिविंग बीइंग हैं, हम लोग जीवित प्राणी हैं, और हम लोग जब इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेंगे ना तो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो हम लिविंग बीइंग हैं तो हमें हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करके रखना पड़ता है अपने आप को जीवित रखने के लिए। ओके, तो चूंकि अगर ये ऐसा होता रहेगा तो ये तो हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन रखेगा, लेकिन हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं चाहिए, हमें नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए। तो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन को कौन मेंटेन करके रखता है? तो उसके लिए यहाँ पे है ये सोडियम पोटेशियम पंप। ये जो है ये है सोडियम पोटेशियम पंप। या इसी को हम नाम दे देते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। ओके, ये जो सोडियम पोटेशियम आयन पंप है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। ये क्या करता है, जब हमारा सेल रेस्टिंग कंडीशन में होता है उस समय क्योंकि हमारा सेल तो कोशिश कर रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन नहीं करने देता है, ये हमेशा सेल को नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखता है। कैसे रखता है? तो देखो, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को परफॉर्म करता है। कैसे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म कर रहा है? तो अब देख लो यहाँ पे, क्योंकि सोडियम आयन का कंसंट्रेशन आउटर एनवायरनमेंट में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा है ना, लेकिन फिर भी बाहर के एनवायरनमेंट में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होने के बाद भी ये पंप जो है क्या कर रहा है, 3 सोडियम आयन को बाहर भेज रहा है। और चूंकि अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा है तो अंदर तो हमें इसको लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये पंप जो है सोडियम पोटेशियम पंप जो है बाहर से 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाएगा। और इस काम को करने के लिए यानी 3 सोडियम को बाहर भेजेगा, 2 पोटेशियम को अंदर लाएगा, इसके लिए ये एक बार में एक एटीपी का यूज करता है। चूंकि हमने पहले ही बोला कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म करता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें उस ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी का यूज किया जाए, ये एटीपी का यूज हो, एनर्जी का यूज हो, और तो उसे हम नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमें एटीपी की जरूरत क्यों पड़ती है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए? तो हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं करा रहे हैं, ये हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं। मतलब कि जहाँ पे सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पे हमें इसको भेजने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हम इसे भेज रहे हैं। जिधर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है उधर हमें पोटेशियम आयन को भेजने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इसे ये सेल भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? तो हमें चूंकि सेल के अंदर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करना है, इसलिए ये पंप अपना एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का रोल प्ले कर रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को परफॉर्म कर रहा है। और उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म करने के लिए इसको एटीपी की जरूरत पड़ रही है, तो एक बार के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये एक एटीपी का यूज करता है। यानी कह लें तो एक एटीपी का यूज करके 3 सोडियम आयन को ये बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाता है। और इस तरह से अंदर का जो एनवायरनमेंट रहता है वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करके रखता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म कर रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये काम क्या कर रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम तो कर रहा है लेकिन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये काम कर रहा है, इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि ये जिधर सोडियम आयन ज्यादा है उधर सोडियम आयन को भेज रहा है, जिधर पोटेशियम आयन है ज्यादा है उधर पोटेशियम आयन को भेज रहा है। जबकि होना ये चाहिए कि जो जिधर सोडियम आयन कम है उधर सोडियम आयन को आना चाहिए और जिधर पोटेशियम आयन कम है
उधर पोटेशियम आयन को जाना चाहिए। ओके, लेकिन ये जो पंप है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करता है, एटीपी का यूज करके जबरदस्ती फोर्सफुली अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन आयंस का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। लेकिन ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है और लीकी चैनल है, ठीक है, ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल और लीकी चैनल्स है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट परफॉर्म नहीं करते हैं, ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन को परफॉर्म करते हैं। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म करते हैं। क्यों पैसिव ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म करते हैं? तो यहाँ पे ये किसी भी एटीपी का यूज नहीं करते हैं, नो एटीपी, यहाँ पे किसी भी एटीपी का यूज नहीं करते हैं। क्यों ये एटीपी का यूज नहीं करते हैं? तो चूंकि ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, यानी जिधर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम है उधर सोडियम आयन को भेज रहे हैं, जिधर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कम है उधर पोटेशियम आयन को भेज रहे हैं। तो इसमें इनको कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये नेचुरली हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो लीकी चैनल्स है ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन को परफॉर्म करते हैं और इस वजह से ये किसी भी एटीपी का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये जो काम करते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी जिधर जिस आयन का कंसंट्रेशन कम है उधर ही उस आयन का ये फर्दर मूवमेंट कराते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। इस वजह से इनको किसी भी एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। जब एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है तो किसी भी एक्स्ट्रा एटीपी का इनको रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और चूंकि ये जितने भी चैनल्स बने हुए हैं ये किनके बने हुए हैं? ये चैनल सारे जो भी बने हैं इनका ये बने होते हैं प्रोटीन्स के, जितने भी चैनल्स बने होते हैं ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो यानी प्रोटीन्स के बने चैनल से जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन। तो यानी यहाँ पे कौन सा डिफ्यूजन हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव का मतलब समझ गए हैं कि यहाँ पे कोई एटीपी यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और चूंकि ये ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? तो जिस चैनल के द्वारा ये ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है, भेजने और लाने का काम हो रहा है, वो चैनल्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। इसीलिए हम इसका इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को नाम देते हैं डिफ्यूजन। तो जबकि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा है। जिधर जिस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है उधर ही उस आयन को फोर्सफुली जबरदस्ती भेज रहा है, इसलिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है और उस एनर्जी को अचीव करने के लिए ये एटीपी का यूज करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब सेल रेस्टिंग कंडीशन में है तो उस कंडीशन में जो मेम्ब्रेन का जो इसके इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो नेगेटिव रहता है। क्यों नेगेटिव रहता है? क्योंकि अंदर जो अनायंस हैं वो उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जो एक्सोप्लाज्म है इसमें अनायंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और कैटायंस का कंसंट्रेशन कम होता है, इसलिए अंदर एक नेगेटिव इन्वायरमेंट मेंटेन रहता है। और बाहर जो चूँकि बाहर ये सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए बाहर का कंडीशन क्या होता है? तो वो पॉजिटिव रहता है। तो इस तरह का जो चार्ज डेवलप हुआ रहता है से मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इसमें पोल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोल्स डेवलप हो जाते हैं। उसी पोल्स के डेवलपमेंट को हम नाम देते हैं पोलराइजेशन, है ना। यानी ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन का कंडीशन है इसी को हम बोल सकते हैं पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। तो अगर कहें कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन का कंडीशन होता है, जब एक्सोनल मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन में होता है, वो कंडीशन कैसा होता है? तो अंदर का एनवायरनमेंट जो होता है, सेल के अंदर वाला हिस्सा क्या होता है? नेगेटिव होता है और बाहर वाला हिस्सा क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज एनवायरनमेंट है इसको हम एक वैल्यू से, इसमें जो वोल्टेज डेवलप रहता है उसको हम एक स्पेसिफिक वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वो वैल्यू कितना होता है? वो वैल्यू होता है -70 मिली वोल्ट। अब इसका हम नाम क्या देते हैं?
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन में आयंस के डिफरेंस की वजह से जो पोटेंशियल, जो चार्ज डेवलप हुआ है वो कितना रहता है, -70 मिली वोल्ट। यहाँ पे माइनस दिखाने का क्या मतलब होता है, माइनस दिखाने का मतलब है कि जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर वाले हिस्से में, यानी सेल का जो अंदर वाला हिस्सा है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, उसका जो इन्वायरमेंट है वो नेगेटिवली चार्ज है, उसमें नेगेटिवली चार्ज आयंस या अनायंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से उस कंडीशन को दिखाते हैं। ठीक है, यानी अब इस कंडीशन को हम बोलते हैं जब ये किसी भी स्टिमुलस को रिसीव नहीं किया है, जब ये रेस्टिंग मोड में है, रेस्टिंग कंडीशन में है, सेल पे अभी कोई स्टिमुलस नहीं आया है, ये अपना कोई फर्दर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया है, जब अपने आप को एकदम नॉर्मल स्टेट में रखा है, रेस्टिंग कंडीशन में रखा है, उस कंडीशन में इस तरह का सिनेरियो रहता है, ये इस तरह का इन्वायरमेंट रहता है, यानी अंदर का एनवायरमेंट नेगेटिव, बाहर का एनवायरमेंट पॉजिटिव, लीकी चैनल्स अपना काम करते रहते हैं, ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करते हैं, और जो वोल्टेज गेटेड चैनल रहते हैं ये भी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही काम करते हैं। लेकिन जब सेल रेस्टिंग कंडीशन में है तो ये अपने आप को क्लोज्ड रखते हैं, क्योंकि इनको ओपन होने के लिए कुछ स्पेसिफिक चार्जेस की जरूरत पड़ती है, स्पेसिफिक वोल्टेज की जरूरत होती है। यहाँ पे देखिए लीकी चैनल्स को इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इस पर जब ये रेस्टिंग कंडीशन में रहता है तब भी अपना जो काम है वो कर रहा है, और सेम काम को जब ये स्टिमुलस को रिसीव करेगा तब भी वही काम करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जब सेल मेम्ब्रेन यानी जब न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में है, उस समय जो सोडियम पोटेशियम आयन पंप है वो सेल के अंदर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए क्या करता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का काम परफॉर्म करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो इस कंडीशन में ये एक एटीपी का यूज करके 3 सोडियम आयन को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाता है। तो जब सेल मेम्ब्रेन, एक्सोनल मेम्ब्रेन इस कंडीशन में रहता है तो हम इसे नाम देते हैं रेस्टिंग कंडीशन, या नाम देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन या पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन में होने की वजह से जो इसमें सेल के अंदर और बाहर पोल्स डेवलप होते हैं, उसी को, उस इवेंट को हम नाम देते हैं, उस कंडीशन को नाम देते हैं पोलराइजेशन। तो अगर पूछा जाए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का चार्ज क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का वैल्यू -70 मिली वोल्ट होता है। ये हमारा एवरेज वैल्यू होता है। अगर देखा जाए तो इसके चार्जेस वेरी करते हैं -40 टू -90, ये जो इतने में वेरी करते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का वैल्यू इस -40 टू -90 के बीच वेरी करता है, लेकिन हम अप्रॉक्स वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकालते हैं जो हमारा मिलता है -70 मिली वोल्ट। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन और पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। जब ये किसी भी स्टिमुलस को रिसीव नहीं किया है तब का ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन टोटली चेंज हो जाएगा, ये टोटली बदल जाएगा जब कोई स्टिमुलस इस पे आ जाएगा। यानी जैसे ही किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, या जैसे ही आपको ठंड लगी या गर्मी का एहसास हुआ, ये जो कंडीशन है सारा बदल जाएगा, ये कंडीशन चेंज हो जाएगा। तो वो बदले हुए कंडीशन को, उस बदले हुए स्टेट को, उस चेंज स्टेट को पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, या नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, कैसे एक स्टिमुलस आता है और उसके आने की वजह से इस सेल मेम्ब्रेन या सेल के अंदर का एनवायरनमेंट कैसे बदलता है, इसमें फर्दर क्या क्या चेंजेज आते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कीजिए, इतने मेहनत से पढ़ाती हूँ, एक लाइक भी नहीं देते हो आप लोग। कम से कम लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करो, सो दैट मैं आगे और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहूँ। ओके, तो थैंक यू अगेन, दैट्स ऑल।